हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे ग्राम सचिव और पटवारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5। ओके, 90 क्वेश्चंस देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट से देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप इन सभी एग्ज़ाम की कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। उन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 40% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, परीक्षा ऐप पर ग्राम सचिव, पुलिस, पटवारी सभी के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो एक बार जो है ऐप को इंस्टॉल करके ज़रूर देखिए। डेली बेसिस पे भी वहाँ फ्री टेस्ट होते हैं, तो वो भी ज़रूर दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान या संघीय राजस्व में अंश। तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो आय का स्रोत है वो क्या है? सरकारी अनुदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि पंचायत समिति का जो गठन है ये होता है प्रखंड स्तर पर। ठीक है, बी ऑप्शन प्रखंड स्तर पर जो है सही होगा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर सरपंच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध जो सरकारी अधिकारी करता है उसको क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी, यानी कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, बीडीओ जो है उसे कहा जाता है। ओके, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती जो राज है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर उसमें होते हैं। जो सबसे पहला वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? जैसलमेर, श्री गंगानगर, नागौर या फिर बीकानेर? तो सबसे पहले जो पंचायती राज था वो कहाँ पर लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, 1959 में। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 1959 में जो थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। उसके बाद फिर जो पंचायती राज व्यवस्था वो कहाँ पर लागू हुई थी? आंध्र प्रदेश में। तो ये पूछा जाता है राजस्थान के बाद कहाँ पर लागू हुई थी, तो आंध्र प्रदेश वहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1957 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है, 1952 का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसकी असफलता के कारण या उसकी समीक्षा के लिए जो था 1956 भी दिया होता है कई जगह। ठीक है, ऑप्शन में अगर 1956 है तो वो माना जाएगा। 1956 में जो थी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और समिति के द्वारा जो थी 1957 में रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है, और ये जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, इसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर बल दिया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम जो था इसे दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि इस राज व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम इसे दिया गया था। 1957 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला देखिए। पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो पंचायत समिति में जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष कर पर। तो देखिए पंचायती राज संस्थाएं जो हैं किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर निर्भर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर या मकान एवं पशु कर। तो ग्राम पंचायत की जो आय का स्रोत है जो मेला और बाजार कर है वो, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। ग्राम पंचायत का 10th क्वेश्चन है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति या एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है वो क्या होती है? एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अशुद्ध शब्द छाटिए। आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, आज्ञा या फिर आज्ञाकारिणी। तो इनमें से जो अशुद्ध है, जो सही नहीं लिखा है, वो हमें छांटना है। तो देखिए यहां पर आज्ञाकारी बिल्कुल सही लिखा है, आज्ञा भी ऐसे ही लिखा जाता है, और आज्ञाकारिणी और आज्ञाकारिणी इन दो में से ऑब्वियस है कोई एक हो सकता है, या तो ब या तो द। तो यहां पर जो आज्ञाकारिणी सही लिखा है वो लिखा है बी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये अशुद्ध है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। सदैव का विलोम शब्द है दयालु, निर्दय, पत्थर दिल या कठोर। तो सदैव का विलोम शब्द पूछा है, क्या हो जाएगा? सदैव का विलोम शब्द हो जाएगा निर्दय। निर्दय, सदैव, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक या फिर रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वह अगले साल आएगा में कारक है कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर अधिकरण। वह अगले साल आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक क्यों होगा यहाँ पर? क्योंकि अधिकरण की कारक की जो पहचान है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ वहाँ यूज़ कर सकते हैं, समय का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे साल यूज़ हुआ है तो ये समय को संबोधित कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दूध और पानी को अलग करना, अन्याय नहीं करना, निरपेक्ष न्याय करना है, दूध में पानी मिलाना। दूध और दूध का दूध, पानी का पानी होता है न्याय करना। ठीक है, तो यानी कि निरपेक्ष न्याय करना। ठीक है, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? तो कौन सा शब्द है जहां पर संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? गुलाबी, गरीबी, रसीला या भूखा। तो जिसमें विशेषण नहीं बना है संज्ञा से वो है गरीबी। ठीक है, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। ओके सॉरी, जो सोएगा सो खोएगा में सर्वनाम है।
पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। जो सोएगा सो खोएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बुराइयों से सदा बचो में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। बुराइयों से सदा बचो, तो देखिए बुराई क्या है? भाव होता है, बट यहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब भाववाचक संज्ञा जो शब्द होते हैं उनको हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुराइयों को देखकर लगेगा कि ये भाववाचक है, बट ये जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ पर बुराई का जो यूज हुआ है वो बहुवचन के रूप में हुआ है। ओके, तो इसमें रूल होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये वही क्वेश्चन है। चलिए अगला है, सिंह का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, मृगराज, पंचानन, शार्दुल या फिर वाजी। इनमें से जो सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या है? वाजी। ठीक है, वाजी जो है ये सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वेट, ओके, वैसे वाजी अगर हम बात करें तो किसका पर्यायवाची शब्द होता है? अश्व का होता है। ठीक है, अश्व का, जैसे और भी होते हैं, घोटक होता है होता है, रवि पुत्र होता है, वाजी होता है, तो ये अश्व के होते हैं। तो वाजी अश्व का होता है, सिंह का नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है हमें कि यहाँ पर व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है। ठीक है, उच्चारण, निष्फल, नरेश या व्यू। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजीली पता चल रहा है। उच्चारण जो है व्यंजन संधि का उत जमाचारण। ठीक है, तय के नीचे हलंत आता है और जैसे ये आता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो और आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि निष्फल में क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। नरेश में स्वर संधि हो जाएगी। व्यू में भी स्वर संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा जी की है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा था? शाश्वत ऋषि तथा शीर्ष के पेड़ के नाम पर, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर, राजा भवानी सिंह के नाम पर या फिर छज्जू नामक किसान के नाम पर। महेंद्रगढ़ जिले का पूछा तो सबसे पहले शाश्वत ऋषि और शीर्ष के पेड़ के नाम पर किसका नाम पड़ा था? हरियाणा के सिरसा जिले का नाम पड़ा था। ठीक है, राजा भवानी सिंह नहीं, भिवानी का जो नाम है वो नीम सिंह के नाम पर पड़ा था। नीम सिंह की जो पत्नी थी भनी, उसके नाम पर था, जिसका नाम भानी था, बाद में भियानी और फिर भिवानी हो गया था। ठीक है, छज्जू नामक किसान के नाम पर किसका? झज्जर का नाम पड़ा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र सिंह के नाम पर। ठीक, तो 1861 में पटियाला रियासत के शासक थे महाराजा नरेंद्र सिंह। उसने जो है अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर जो था किले का नाम रखा था महेंद्रगढ़, और इसी किले की वजह से जो था महेंद्रगढ़ के नाम से जो था वो जाना जाने लगा था। ठीक है, तो राजा महेंद्र सिंह के नाम पर सही हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, हरियाणा के भिवानी जिले में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? दौलत राम गुप्त ने, राधा कृष्ण वर्मा ने, बलदेव सिंह या बाबू दयाल शर्मा ने। तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना थी हरियाणा में कहाँ पर हुई थी? भिवानी में हुई थी। और ये जो स्थापना थी किसने की थी? राधा कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केएमपी का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बतानी है केएमपी की। कुरुक्षेत्र मानेसर पानीपत, कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, कुंडली मानेसर पलवल या कुंडली मानेसर पटोदे। तो केएमपी की फुल फॉर्म क्या है? कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को क्या कहा जाता है? घघरी, लह, कैरी या दामन। नीले कपड़े पर पीले रंग से जो डिजाइन किया जाता है उस तरीके के घाघरे को क्या कहते हैं? लह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, केएमपी योजना हरियाणा में किस विभाग के द्वारा शुरू की गई? HSIID,
HAFED, HB, GCIL या इनमें से कोई नहीं। KMP किसने विभाग ने शुरू की थी? ये HSIID, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हरियाणा को किस ग्रंथ में बहुधान्यक कहा गया है? अष्टाध्यायी, मत्स्य पुराण, महाभारत या रामायण? तो हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है महाभारत में। ठीक है, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हरियाणा के किस नगर में हुआ था? रानिया, नारनौल, ढाणी या नसीरपुर? राव तुलाराम कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के, और उनका जो मुकाबला हुआ था अंग्रेजों के साथ वो कहाँ पर हुआ था? नसीरपुर में हुआ था। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से कौन सा अभियान शुरू किया था? युवा जागरण, जनजाति जागरण, उसके बाद है सामाजिक समरसता, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पानीपत से अभियान जो शुरू किया था वो कौन सा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर एक खेलकूद स्कूल स्थित है, मतलब स्पोर्ट्स स्कूल है। उस स्कूल का नाम पूछा है। जवाहरलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्कूल, मोतीलाल नेहरू, राजीव गांधी खेलकूद स्कूल? तो राई में, सोनीपत जिले के राई में जो स्कूल है उसका नाम क्या है, जो कि एक स्पोर्ट्स स्कूल है? तो वो है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। ठीक है, हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु किस योजना की शुरुआत की? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, पराया धन पराई बेटी, इंदिरा सहेली प्रोजेक्ट? तो किस योजना की शुरुआत की थी गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु? अपनी बेटी अपना धन। ठीक है, अधखिला फूल रचना के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर फेरू या नेमी चंद? अधखिला फूल इस कि जो रचना है इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2005, 1 अप्रैल 2006 या 15 अगस्त 2004? राजीव गांधी परिवार बीमा योजना ये कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2006, यानी कि 1/4/2006 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? 92, 93, 94, 95, 96, 97 या 98, 99? सामुदायिक विकास योजना हरियाणा में कब शुरू की गई थी? ये 98, 99 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत केसरी व हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया था? तेजवीर सिंह, मेहर सिंह, मास्टर चंदगीराम या इनमें से कोई नहीं? भारत केसरी और हिंद केसरी ये खिताब हासिल किसने किया था? मास्टर चंदगीराम ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किशोरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है? करनाल, गुड़गांव, पानीपत या होडल? किशोर महल कहां पर है? हरियाणा के होडल शहर में। ठीक है, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत या इनमें से कोई नहीं? तो कहां पर है यूरिया संयंत्र? हरियाणा के पानीपत जिले में। ठीक है, एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी? 1945, 55, 1965 या 75? एनडीआरआई डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? करनाल में है, और स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वार के उत्पादन क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पानीपत, झज्जर, रोहतक या भिवानी? तो ज्वार के उत्पादन में अगर हम बात करें तो हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? रोहतक जो है सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, नियम 134A के संबंध में जो सही कथन है वो बताना है। यह गरीब छात्रों के स्कूल फीस से संबंधित है, पहला कथन ये है। और दूसरा है इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है।
या पहला सही है, दोनों सही हैं, या केवल 1 या 2? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। क्वेश्चन है, read the sentence given below to find out the grammatical or idiomatic error in it. The error if any will be one part of this sentence. मतलब किसी एक पार्ट में एरर है, तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट है, headmaster has instructed the teachers to follow the rules of the school. No error. तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पर? तो एरर है ऑप्शन ए में। क्या एरर है? हेडमास्टर के आगे क्या आएगा? द का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सही होना था वो था द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल, नो एरर। तो इसमें देखिए कहां पर एरर होगी? तो यहां भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि द फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन इनिंग नहीं आएगा, इनिंग्स आएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर एस भी लगेगा। ठीक है, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, Hamlet wanted to dash the death of his father, who was precariously killed by his mother lover. Revenge the death of, या vindicate, forgive या avenge. Hamlet क्या चाहता था? Hamlet wanted to, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहां पर वो क्या हो जाएगा? इवेंज। ठीक है, रिवेंज नहीं होगा, इवेंज होगा। इवेंज का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध लेना, यानी कि बदला लेना। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा इवेंज। डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, आवर फ्लाइट वॉज डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट, शिफ्टेड, डाइवर्टेड, रिवर्टेड या डिफ्लेक्टेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आवर फ्लाइट वॉज डाइवर्टेड। डाइवर्टेड यानी कि मोड़ना या दूसरे रास्ते पर ले जाना, फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट। तो डाइवर्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, डाइवर्टेड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसमें सिनोनिम बताना है। हाइड है सबसे पहले, हाइड का सिनोनिम बताना है हमें कि क्या होगा। हाइड क्या होता है? हाइड होता है छिपाना या गुप्त रखना किसी चीज को। तो देखिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बैनिश, कैंडिड, प्रोटेक्ट या कंसील। प्रोटेक्ट नहीं होगा, सेम वर्ड। ठीक है, ना ही बानिश होगा, ना ही कैंडिड होगा। यहाँ पे जो राइट बनेगा वो बनेगा कंसील, या फिर आप कह सकते हैं छिपाने को, कवर करना। ठीक है, व्हील हो सकता है, VIL। तो ये इसके सिनोनिम बनेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, इम्पीरियस, इम्पीरियस इसका जो सिनोनिम होगा क्या होगा? ऑडेशियस, इलॉजिकल, इम्पेनिट्रेबल, हैपहैज़ार्ड। इम्पीरियस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? अप्रवेशनीय या अभेद्य आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही बनेगा वो बनेगा इम्पेनिट्रेबल। ठीक है, या और क्या हो सकता है? इम्परमिएबल हो सकता है, रेजिस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे इम्पेनिट्रेबल जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अप्रवेश यानी कि जिसमें से प्रवेश ना पाया जा सके, रेजिस्टेंट या इम्परमिएबल, वही। चलिए अगला देखिए, अपोजिट बताना है इसमें हमें। फर्स्ट है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली अपोजिट बताना है इसमें। एलाबोरेटली, जनरली, एंटायरली या कम्प्रीहेंसिवली। पर्टिकुलरली क्या होता है? पर्टिकुलरली होता है विशेष रूप से। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? सामान्य रूप से। अब सामान्य रूप से यहाँ पे किससे बनेगा? जनरली से। तो ये इसका
एंटेनम हो जाएगा। इसके अलावा पर्टिकुलर का अपोजिट और क्या हो सकता है, इन जनरल हो सकता है, मोस्टली हो सकता है, या ब्रॉडली हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए यील्ड का, रिस्पॉन्ड, सर्वाइव, अटैक या रेजिस्ट। यील्ड होता है समर्पण करना, तो इसका विलोम अर्थ क्या हो जाएगा, विरोध करना या प्रतिरोध करना। तो यहाँ पर अटैक तो होगा नहीं, ना रिस्पॉन्ड होगा, ना सर्वाइव होगा, बचा क्या, रेसिस्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि विरोध करना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, प्लेयर, इमेच्योर, परफॉर्मर या एक्टर। मतलब कोई खेल रहा है खुशी के लिए, ना कि एज ए प्रोफेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, शौकिया तौर पर जो काम किया जाता है। प्लेयर नहीं, प्लेयर खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्मर क्या हो जाएगा, अदाकार या प्रदर्शक जिसे कहते हैं, एक्टर अभिनेता हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा है इमेच्योर, यानी कि शौकीन या शौकिया। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लीडर, मॉडल, फॉरनर या पायनियर। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मतलब पहली बार जो मिलता है, इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर पायनियर, यानी कि अग्रणी। ठीक है, लीडर नेता होता है, फॉरनर क्या होता है, पहले आने वाला व्यक्ति, मॉडल आदर्श होता है। तो यहाँ पर पायनियर सही होगा, वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पायनियर, पायनियर यानी कि अग्रणी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ट्रेडिंग कंपनी ऑफ फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड या फिर पोर्चुगल। तो कहाँ की कंपनी थी ईस्ट इंडिया? इंग्लैंड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? इंग्लैंड की। अगला देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? इन महालवाड़ी सिस्टम हु वर महालदार? जमींदार, विलेज मुखिया, फार्मर या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। महालदार किसे कहा जाता था मालवाड़ी व्यवस्था में? विलेज के जो मुखिया होते थे, गांव का जो मुखिया होता था उसे महालदार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था? महिलाओं के लिए, बाहरी लोगों के लिए, गरीब लोग के लिए या आदिवासी के लिए? तो दीकू वर्ड किन लोगों के लिए यूज किया जाता था? तो देखिए, दीकू शब्द जो था आदिवासी लोग उनके लिए यूज करते थे जो कि गैर आदिवासी होते थे। ठीक है, तो बाहरी लोगों के लिए आप कह सकते हैं, जो आउटसाइडर्स होते थे। ठीक, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी तट या पूर्वी दक्षिणी तट? सूरत पोर्ट कहाँ पर स्थित था? ये सूरत बंदरगाह जो थी ये थी पश्चिमी तट पर। ठीक है, पश्चिमी तट यानी कि वेस्ट कोस्ट जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई? अशोक चक्र, चरखा, सिंह या कमल? किसे जगह मिली थी 1931 में झंडे के बीच में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। वेट ओके, अशोक चक्र नहीं था, चरखा रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे 1931 में पूछा गया है, तो चरखा जो था उस वक्त रखा गया था। ठीक है, तो 1931 में पिंगाली विकैया जो थे उन्होंने नया झंडा तैयार किया और उसके बीच में क्या रखा गया? चरखा रखा गया। फिर 1947 में जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया
मतलब कमेटी का गठन किया गया था राष्ट्रीय झंडा को तैयार करने के लिए। और उस वक्त जो था 1931 का जो झंडा था उसके बीच में क्या किया गया, फेरबदल करके चरखे की जगह किसको रखा गया, चक्र को रखा गया। और आज भी जो है हमारा जो झंडा है वो ऐसे का ऐसा ही है, मतलब बीच में अशोक चक्र है। तो 1931 में चरखा और 47 में पूछा जाए कि चरखे की जगह क्या रखा गया था, तब अशोक चक्र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर चरखा हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट है, कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया, विच सोशल रिफॉर्म वर्क वॉज नॉट डन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नर बलि को बंद करने का कार्य, विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य, या गुलामी बंद करने का कार्य। तो कौन सा समाज सुधार था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया था? तो देखिए, सती प्रथा को भी बंद किया, विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया था, नरबली को बंद करने का भी कार्य किया था, लेकिन गुलामी बंद करने का कार्य नहीं किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था? लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से, सती प्रथा से, विधवा विवाह से, या शराबबंदी से। शारदा कानून के बारे में बताना है कि शारदा कानून क्या था। शारदा जो एक्ट था 1929, इसका जो नाम था वो था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसे ही जो था शारदा एक्ट कहा गया था। ठीक है, और इसे 1927 में जिसे ने इंट्रोड्यूस कराया था वो थे हरविलास शारदा। इस एक्ट में क्या था, जो लड़की की शादी की थी उम्र थी वो न्यूनतम आयु पहले 14 वर्ष रखी गई थी और लड़कों की 18 वर्ष थी। ठीक है, और 1 अप्रैल 1930 को ये जो कानून था ये पूरे ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। तो ये याद रखिए, शारदा कानून या शारदा एक्ट जो था ये 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में, ब्रिटिश भारत में जो था लागू किया गया था। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लड़के लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से जो था ये रिलेटेड था। ठीक है, इसके अलावा इस बिल को पास कराने के लिए जो था हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने पास कराने की मांग की, प्रदर्शन भी बहुत हुए थे और पास भी जो था ये हो गया था। ठीक, इसके बाद जो था 2006 में भारत सरकार ने शारदा एक्ट को रिप्लेस करके एक नया एक्ट बनाया था जिसका नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो 2006 में जो था भारत सरकार ने इसे चेंज किया था। और जो शारदा एक्ट था उसमें भी बाद में चेंज कर दिया गया था। उम्र जो थी लड़की की वो 18 वर्ष कर दी गई और लड़की की 21 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए.ओ. हयूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहां पे पूछा है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला है, द यूरेनियम ऑफ लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस चीज का उदाहरण है? एक्चुअल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, यूबिक्वियस रिसोर्स, या पोटेंशियल रिसोर्स। तो जो यूरेनियम लद्दाख में पाया गया है वो किस तरीके का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या? जिसकी क्वांटिटी जो है उसके बारे में नहीं पता है और ना ही उसे जो है हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, वो होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन एंड आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट। ओके, तो यूरेनियम जो पाया गया लद्दाख में वो इसी तरीके का एक उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? बेतला नेशनल पार्क, द ओनली नेशनल पार्क ऑफ झारखंड, इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? गढ़वा, पलामू, रांची, या लातेहार? तो बेतला नेशनल पार्क कहां पर है? झारखंड में है
और जगह कौन सी है, लातेहर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लातेहर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स बताना है, इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स कौन सा नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा कोयला। ठीक है, बाकी गैर परंपरागत स्रोत है, कोयला नहीं है। ओके, इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? विच इज द मेन सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया? तो इसमें मुख्य केंद्र जो नहीं है वो बताना है हमें, जो मेन सेंटर नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडिया में। तो देखिए, बेंगलोर तो है, ठीक है, पुणे भी, नई दिल्ली भी, बनारस नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बनारस। अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ पर रहते हैं? यूरोप और अफ्रीका में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, एशिया और यूरोप में, या फिर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में? तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% जनसंख्या में अगर हम देखें तो चीन आता है फर्स्ट नंबर पे, फिर भारत आता है, तो ऑब्वियस है जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ पर रहते हैं? एशिया और यूरोप में रहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी प्रोवाइड की गई हैं? 10, 11, 8 या 6? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? विच इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया? मंत्रिपरिषद, ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा या संसद? कौन बनाता है भारत में कानून? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी, पार्लियामेंट, संसद बनाती है। ठीक है, कौन सा कार्य है जो भारत में न्यायपालिका का नहीं है? विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ जुडिशरी इन इंडिया? विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, चुनाव कराना या नागरिकों के अधिकार संरक्षण? तो इनमें से जो न्यायपालिका का काम नहीं है, तो देखिए, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिल्कुल न्यायपालिका का काम है, न्यायिक समीक्षा भी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी, लेकिन चुनाव कराना जो है ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का, ना कि न्यायपालिका का। तो कंडक्टिंग इलेक्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से? सच्चर समिति किससे रिलेटेड है? सच्चर समिति जो थी ये रिलेटेड है मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम कम्युनिटी से। ठीक है, भारत में जो है मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो स्थिति थी उसका अध्ययन करने के लिए जो थी सच्चर समिति बनाई गई थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो किसको सौंपी थी? प्रधानमंत्री, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्हें जो है थी ये रिपोर्ट सौंपी थी। और ये जो समिति थी ये कब बनी थी? 2005 में बनी थी। प्रधानमंत्री जो थे उस वक्त मनमोहन सिंह, उन्होंने जो थी ये समिति बनाई थी अक्टूबर 2005 में। न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर जो थे उनके नेतृत्व में ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, और ये मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड थी। चलिए अगला देखिए, अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है गांव में विद्युत व्यवस्था से, निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से, घरों में रंग रोगन से, या इनमें से कोई नहीं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है ये? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से, फ्री एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? विच डिस्कवरी इज नॉट बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन? जो चिल्ड्रन के लिए सही नहीं है। ओके, पोलियो वैक्सीनेशन सही है बिल्कुल, रेबीज का टीका सही है, टीबी का टीका सही है, लेकिन परमाणु बम का निर्माण जो है वो सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए, मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन सा कार्य गलत है? प्रकृति को देखना, सहयोग करना, नष्ट करना या उचित उपयोग? प्रकृति के लिए किया गया, देखिए, प्रकृति को देखना कोई कार्य गलत नहीं है, सहयोग करना भी सही है, उचित उपयोग भी सही है, लेकिन प्रकृति को नष्ट करना गलत है।
ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे, लेकिन आज इजी क्वेश्चन थे तो 20 और रखे हैं, तो वो करते हैं अभी। ठीक है, आज के क्वेश्चन इजी थे तो इसलिए ज़्यादा रखे मैंने। चलिए देखिए अगला, देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की जो नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये पूछा जाता है किसने हड़प की नीति जो थी शुरू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। उस पर जो राज्य विलय का सही क्रम था वो बताना है। सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध, तो इनमें से किस को का विलय सबसे पहले किया गया था, किसका बाद में, वो बताना है इसमें। तो देखिए सतारा जो था इसका विलय सबसे पहले हुआ था। ठीक है, राज्य विलय का सही क्रम बताना है। सतारा के बाद आया था संबलपुर, फिर नागपुर और लास्ट में था अवध। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मसलिन यानी कि मलमल क्या है, व्हाट इज मसलिन? गरम मसाला है, बारीक सूती कपड़ा है, चंदन की लकड़ी है, रेशमी कपड़ा है, क्या है मलमल? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइन कॉटन क्लॉथ। सूती कपड़ा जो होता है बारीक, उसको मसलिन कहा जाता है। ठीक, 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? Who was the commander of the army of Jhansi in the rebellion of 1857? तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह या रानी लक्ष्मीबाई? तो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था नेतृत्व। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? Who established the शांति निकेतन? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? तो शांति निकेतन की जो स्थापना थी वो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 22 दिसंबर 1901 को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला? इंदिरा गांधी, रजिया सुल्तान, एलिजाबेथ, रानी लक्ष्मीबाई? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान थी जो कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान का जन्म हुआ था 1205 में और उसका जो शासन रहा वो रहा 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, अगला देखिए, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, विच इज नोन एज सिपोय म्यूटिनी। किसे कहा जाता है सिपाही विद्रोह? 1857 की क्रांति को, 1942 की क्रांति को, सैन्य व आंदोलन का असहयोग आंदोलन को। तो सिपाही आंदोलन कहा जाता है किसे? सिपाही विद्रोह। तो 1857 की क्रांति को जो है सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या राम मनोहर लोहिया? तो किसने की थी घोषणा? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ये महात्मा गांधी ने। ठीक है, इस दिन घोषणा की थी। अगला देखिए, नेक्स्ट है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पहला स्वर्ण पदक हॉकी में कब मिला था, तो 1928 में। और ये हुए कहाँ पर थे? तो एम्स्टर्डम में हुए थे। अब वहां पर कप्तान कौन था? सिल्वानुस डुंगडुंग, मेजर ध्यानचंद, जयपाल सिंह मुंडा या माइकल किंडो? तो कौन थे उस वक्त कैप्टन? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जो थे ये भारतीय आदिवासी और जो झारखंड में आंदोलन हुआ था उसके सर्वोच्च नेता भी रहे थे। ठीक है, और इन्हें जो है 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का भी जो है खिताब मिला था। और हॉकी के ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जिन्हें ये खिताब मिला था ऑक्सफोर्ड ब्लू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रेगुर मिट्टी, व्हाट इज रेगुर सोयल? किसे कहा जाता है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा? तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा भी कहा जाता है। बायोगैस किन के विघटन से उत्पन्न होता है? बायोगैस इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ जैविक सामग्री, गोबर, रसोई अपशिष्ट या सभी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सभी, ऑल। प्राथमिक क्रियाओं का जो इसमें उदाहरण नहीं है, कृषि, खनन, पशुपालन या बैंक?
ओके, तो जो नहीं है वो है बैंक, ठीक है, बाकी है। अगला देखिए, वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है, जो वन आधारित नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें वन आधारित उद्योग? तो राइट आंसर हो जाएगा शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 11 जुलाई को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? When did the first general election of independence takes place? तो पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में। अगला देखिए, भारत की शीर्ष अदालत कौन है? विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या संसद? हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है इंडिया की? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सी जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती? विच पब्लिक फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, पेयजल और स्वच्छता की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं, आजीविका के अवसर भी, लेकिन विद्रोह जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो 18 का डी हो जाएगा। किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है? सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ ठाकुर, निराला या ऑल द थ्री? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री। ओके, अगला है, हु एस्टैब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ निर्मल हृदय? निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा, बाबा रामदेव, निर्मल बाबा या शंकराचार्य? तो निर्मल हृदय आश्रम जो था इसकी स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी, ठीक है, मदर टेरेसा ने इसे स्थापित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए जीके के क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट टास्क बार, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन या ओनली 2 and 3? यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो डेट और टाइम होती है डेस्कटॉप पे वो आपको कहाँ पे दिखाई देती है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? टास्क बार में, जो नीचे होता है ना, जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है? टास्क बार होता है। तो अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट टास्क बार, ठीक है। ओके, अगला देखिए, द डैश प्राइमरली टेक केयर ऑफ द बिहाइंड द सीरीज डिटेल्स एंड मैनेज द हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस या हार्ड डिस्क? तो हार्डवेयर को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ओएस जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यू क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट, मतलब कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, उस अगर आप क्लिक कर रही हैं बी पे तो उससे टेक्स्ट कैसा हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। अगर आप आई पे कर रही हैं तो इटैलिक हो जाएगा, यू पे कर रहे हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल्ड जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज ए प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अडेप्टेड टू द यूजर नीड्स। फाइल, एम्प्टी डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? गाइड, टेम्पलेट या यूजर गाइड फाइल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए टेम्पलेट इज प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अडेप्टेड टू द यूजर नीड, ठीक है। तो टेम्पलेट होता है एक प्रोफेशनली डिजाइन एम्प्टी डॉक्यूमेंट। अगला देखिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। जो हम सॉफ्टवेयर कोड में या प्रोग्राम में कोई जो एरर फाइंड आउट करते हैं उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? डिबगिंग, कंपाइलिंग, इंटरप्रेटिंग या टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर कोड में जो एरर फाइंड की जाती है उसे नाम देते हैं टेस्टिंग का, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो है टेस्टिंग की जाती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, तो वो टेस्टिंग होती है। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज ए बाइट, किलोबाइट, बाइनरी डिजिट या मेगाबिट? तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को क्या बोला जाता है? बाइट बोला जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड मिंट डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी के अंदर जो एक और डायरेक्टरी होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा सब डायरेक्टरी, ठीक है। द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द, तो इनमें से कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, तो वो क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, चार्ट विजार्ड, पाइवट टेबल, पाई चार्ट या बार चार्ट। अगर हमें एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करना है तो हम किसके द्वारा क्रिएट करेंगे। ओके देखिए पाइवट टेबल तो नहीं होगी क्योंकि पाइवट टेबल से टेबल आती है, तो ये तो कैसे हो सकती है। पाई चार्ट नहीं, बाई चार्ट विजार्ड होता है, ठीक है। अगला है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑन ए वर्कशीट कॉल्ड, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या बनता है, रो और कॉलम मिलकर सेल बनता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में जो यूज की जाती है स्प्रेडशीट में वो होती है सेल, ठीक। चलिए अब देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट 3/2 का मान क्या होगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2। तो इसमें देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है, रूट 3/2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टेबल होती है, अगर आपको पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रखिए, ठीक है। फिर देखिए रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में अगर हम वैल्यू देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है ये, तो इसको पाई की फॉर्म में हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, और 3 से जब हम इसे कट करेंगे तो 3 × 6 = 18 0, तो ये साइन 60 बन रहा है, तो हमने इसे पाई की फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास आंसर पाई/3, तो राइट आंसर पाई/3 जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन दिस कट द प्लेन, रेखा दी गई है कोई जो इसको इस बिंदु पर काटती है, तो इसको हम पहले एक तरीके से देखते हैं फिर ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो देखिए ये है, इसको मैं क्या करती हूँ, इन तीनों को लैम्डा के इक्वल मान लेती हूँ, क्योंकि ये तीनों ही इक्वल है, तो एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इन तीनों को इक्वल दिखा सके। तो मैं ले लेती हूँ कि x - 1/1 इक्वल टू y - 2/2 इक्वल टू z/0, ये तीनों किसके बराबर मान लिए मैंने, लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, या कोई भी मान लीजिए xy, ठीक है। xy ऑलरेडी गिवन है इसमें, तो वो नहीं मान सकते हैं, तो लैम्डा मान लेते हैं। अब मैं क्या करूंगी, हर एक को इसके इक्वल रखती हूँ कि x - 1/1 को मैंने लैम्डा के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा + 1 आ जाएगी, ठीक है। देन y के इक्वल रखूंगी तो ये हो जाएगी y = 2 लैम्डा + 2, ये y की वैल्यू निकल जाएगी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ओके हाँ 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 × लैम्डा 0, ठीक है। z की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि कहाँ पर ये जो है कट करेगी प्लेन को, यानी कि ये सेटिस्फाई कहाँ पर करेगी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी जब हमें 0 मिलेगा। ओके तो ये कंडीशन को कि कंडीशन को किस तरीके से ये सेटिस्फाई करेगी। ओके तो हम देखते हैं इसमें पुट करके 3x है सबसे पहले, तो 3x, x की वैल्यू में लिख देती हूँ लैम्डा + 1 माइनस y, तो y माइनस का है तो जो प्लस के थे वे माइनस के हो जाएंगे, तो ये 2 लैम्डा - 2 हो जाएगा, और प्लस z है तो +0 = 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, तभी हम एक्स वाई की वैल्यू जो है निकाल पाएंगे। तो 3 लैम्डा + 3 माइनस 2 लैम्डा - 2 = 0, ठीक है। 3 लैम्डा - 2 लैम्डा कितना बचा, लैम्डा बचा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ओके -2 है तो ये हो जाएगा 3 - 2 + 1 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो अब हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x में हम लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 + 1, तो x की वैल्यू कितनी 0 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 0 निकल जाएगी। देन y में हम लैम्डा की वैल्यू रखते हैं -2, तो ये -2 + 2 हो जाएगा, अगेन यहाँ पर y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू थी ही 0, ठीक है, तो राइट आंसर 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीका था, लेकिन जब भी सेटिस्फैक्शन का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं इक्वेशन को, तो डायरेक्ट उसमें से ऑप्शन उठाइए और उसको पुट करके देखिए, ठीक है। जैसे मैं इस इक्वेशन में बी ऑप्शन को पुट करके रखूं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 0 है, तो ये हो जाएगा 3 - 2 + 0,
तो क्या ये सोल्व करने के बाद 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, 1 आंसर आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेकंड में हम देखते हैं 0 1 1, तो ये हो जाएगा 0 -1 +1, ये बट सेटिस्फाई कर रही है ये। अब इसमें दोनों ही करी हैं, ये भी करा है, बट जो राइट आंसर होगा अगर इसको हम तरीके से देखें तो वो ए ही होगा इसमें। ठीक है, तो सब मे बी इसमें ऑप्शन गलत क्या हो गया है, शायद -1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये -1 होगी तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, P ऑफ A यूनियन B दिया है, A यूनियन B की वैल्यू 0.8, A इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.3, तो हमें P ऑफ A बार और P ऑफ B बार की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि क्या होगी। तो देखते हैं, देखिए फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम P ऑफ A बार का फॉर्मूला देखते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। P ऑफ A बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 ऑफ माइनस P ऑफ A। ठीक है, और P ऑफ B बार का फॉर्मूला होता है 1 माइनस P ऑफ B। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। देखिए P ऑफ A यूनियन B, सॉरी A यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला जो है होता है। ठीक है, अब देखिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, 0.8 गिवन है। अब P ऑफ A P ऑफ B हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ से जो फॉर्मूला मैंने लिखा है P ऑफ A बार और B बार का, यहाँ से जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए P ऑफ A अगर हम यहीं पे रखते हैं तो 1 इधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ से P ऑफ A को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 ऑफ P ऑफ A बार, और यहाँ से भी 1 माइनस P ऑफ B बार, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको रखते हैं यहाँ पे 1 माइनस P ऑफ A बार, ठीक है, प्लस 1 माइनस P ऑफ B बार। तो ये वैल्यू जो है हमने रख ली है, और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, 0.3 है। तो इसको सोल्व करेंगे, इस 0.3 को हम इधर लेके आएंगे तो ये 1.1 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा बचेगा 1 से 1 नहीं कैंसिल होगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2, और यहाँ पर मैं जो है माइनस को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ये मेरा बचेगा P ऑफ A बार, या ऐसे कैसे रख लीजिए P ऑफ A बार माइनस P ऑफ B बार। ठीक है, ये रहेगा। तो अब क्या करती हूँ मैं, P ऑफ A बार को इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा P ऑफ A बार जो है, ये जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा इस साइड आके B बार, और उस तरफ बचेगा 2 माइनस 1.1, जो माइनस का था वो मैंने उस तरफ ले लिया ताकि वो प्लस का हो सके, और 1.1 यहाँ पर प्लस का था तो इस तरफ जाके वो क्या हो गया, माइनस का हो गया है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे P ऑफ A बार और P ऑफ B बार, कितना आ जाएगा 2 माइनस 1.1, 0.9 जो है यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर यही पूछा था, P ऑफ A बार प्लस P ऑफ B बार की वैल्यू क्या आएगी। एक मिनट, 1.1 है तो 0.9 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 0.9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, रीजनिंग का क्वेश्चन है, LLAMS स्मॉल, नीचे दिए गए विकल्पों में से इसके समान। तो देखिए इसको क्या करके लिखा गया है, उल्टा करके लिख दिया गया है, SMALL। तो सेम इसमें देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर D था, I ठीक है, N ठीक है, E ठीक है, R ठीक है, S है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिनर्स हो जाएगा। ठीक है, वेट एक मिनट। तो इसमें अगर हम सिंपल बैक करने का देखें तो देखिए वो तो 2 में हो रहा है, KRAB में भी वही चल रहा है। ठीक है, और डिनर्स में भी वही चल रहा है, बट यहाँ पर जैसे 2 LL यूज़ किए गए हैं और इसमें डबल E यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनना चाहिए वो बनेगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, फल, केला, स्तनधारी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्तनधारी, गाय, सांप, गुरैया या मछली। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सांप। ठीक है, ओके सॉरी, सांप नहीं, गाय।
ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। थर्ड देखिए, एक कोड के तहत टेलीफोन को ये लिखा जाता है तो उसी कोड के तहत एलिगेटर को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो टेलीफोन को क्या किया गया है, आई थिंक उल्टा करके लिखा गया है, TELEPHONE। तो सेम इसमें लिखेंगे, R और A जो है ऐसे आने चाहिए। तो ये ऑप्शन 2 है, ऐसे इस तरीके से R और A। ठीक है, तो देखते हैं इन्हें, ROTAG। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि O = 16 है, 4 = 42 है तो फ्रंट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए किस तरीके से किया गया है। O को 16, अगर O की पोजीशन हम देखें, जोटी हम लिख लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो O आता है 15 पे, इसको लेकिन 16 लिखा गया, यानी कि एक बढ़ाकर लिखा गया है। देन 4 को अगर हम चेक करें तो F आता है 6th नंबर पे। ठीक है, बट इसको 7 लेके चलते हैं, एक ज़्यादा। O को हम 15 की जगह 16 लेते हैं। R आता है किस पोजीशन पे, 18 पे, तो 19 लेके चलते हैं। 9 और 6 15 और 7 22, 7 और 5 12। ठीक है, तो यहाँ से बन रहा है 42। तो ये बिल्कुल सही है, एक एक आगे करके लिखा हुआ है। तो F क्या बनेगा, यहाँ पर 7 बन जाएगा। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 19, O की वैल्यू 16, N आता है 14th पोजीशन पे तो हम इसे 15 लिखेंगे। T आता है 20 पोजीशन पे तो हम इसे 21 लिखेंगे। ठीक है, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 8 2 2 3 4 5 और 2 7, 78 जो है यहाँ से करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देन आता है नोएडा को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो I का कोड इसमें क्या है, 6 है। देन N का कोड 3 है। D का कोड कितना है, 5 है। उसके बाद अगेन I है तो 6 आ जाएगा। और A को 8 लिखा गया तो 6 3 5 6 8 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो B ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 6 में। थैंक यू सो मच।